अंगूर खट्टे हैं। किसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। हर वक्त जंगल में घूमते फिरते रहना और जानवरों को तंग करना उसका दिल पसंद मशगला था। एक रोज लोमड़ी जंगल में सैर कर रही थी कि उसकी नजर अंगूर की एक बेल पर पड़ी। ताजा और खुश रंग अंगूर देखकर लोमड़ी का दिल ललचाने लगा और उसके मुंह में पानी भर आया। वो अंगूर खाने की नीयत से बेल के करीब पहुंच गई। बेल के करीब जाकर उसे सख्त मायूसी हुई क्योंकि बेल पर अंगूर के खोशे बहुत बुलंदी पे लगे हुए थे। लोमड़ी ने अंगूर तोड़ने के लिए छलांग लगाई मगर वो अंगूरों के गुच्छे तक ना पहुंच सकी। उसने सोचा अब क्या किया जाए। फिर उसके ज़हन में एक और तरकीब आई। उसने जमीन पर पड़े छोटे छोटे कंकर उठाकर अंगूर की बेल की तरफ उछालने शुरू कर दिए, लेकिन उसका यह तरीका भी नाकाम हो गया। अब लोमड़ी को इस मर्तबा भी नाकाम होने पर गुस्सा आ गया और उसने अपने पूरे जोर में आकर अंगूरों पर छलांग लगाई। इस मर्तबा भी अंगूरों तक ना पहुंच सकी, बल्कि तवाज़ुन बिगड़ जाने की वजह से सर के बल जमीन पर आ गिरी। लोमड़ी की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। अब उसमें मजीद कोशिश करने का हौसला नहीं रहा था, इसलिए अंगूर तोड़ने का इरादा तर्क करके मायूसी के आलम में वापस चल पड़ी। अंगूर की बेल से कुछ फासले पर खरगोश और गुलहरी बैठे लोमड़ी की बेबसी देख रहे थे। लोमड़ी जब उनके करीब पहुंची तो गुलहरी तेजी से आगे बढ़ी और पूछा, क्यों भी लोमड़ी, तुम अंगूर खाने का इरादा तर्क कर दिया क्या? गुलहरी की बात सुनकर लोमड़ी समझ गई कि इन जानवरों ने उसे अंगूर तोड़ने की कोशिश करते हुए देख लिया है, इसलिए अगर अब वो उनके सामने अपनी नाकामी का एतराफ करेगी तो शर्मिंदगी होगी। ये सोचकर लोमड़ी ने जवाब दिया, ये बात नहीं है कि मैं अंगूरों तक पहुंच नहीं सकती। असल बात यह है कि मैंने जमीन पर गिरे हुए अंगूरों में से एक दाना उठाकर खाया था। वो बहुत ही खट्टा था। बस मैं समझ गई कि अंगूर अभी खट्टे हैं, इसलिए इनको बेल से तोड़ने का कोई फायदा नहीं। एहसान का बदला। सरसब्ज जंगल में एक नदी के किनारे बहुत से दरख्त थे। इन दरख्तों पर खूबसूरत परिंदों के घोंसले थे। परिंदे इन घोंसलों में अपने बच्चों के साथ रहते थे। इन दरख्तों की छांव में बेशुमार कीड़े मकोड़े भी रहा करते थे। ये छोटे बड़े कीड़े मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही अपने लिए खुराक जखीरा कर लेते थे। इन कीड़े मकोड़ों में एक मेहनती चींटी भी थी जो अपने बच्चों के लिए दूर दूर से खुराक तलाश करके लाती थी। एक दिन चींटी अपने बच्चों के लिए गंदम का दाना उठाए घर की तरफ जा रही थी कि उसका पांव फिसल गया और वो नदी में जा गिरी। करीब ही दरख्त पर एक फाख्ता बैठी हुई थी। उसने चींटी को नदी में गिरते देखा तो बहुत फिक्रमंद हुई और सोचने लगी कि चींटी को डूबने से किस तरह बचाया जाए, क्योंकि नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था और चींटी को तैरना भी नहीं आता था। फाख्ता जानती थी कि उसने अगर चींटी की मदद ना की तो वो डूबकर मर जाएगी। फाख्ता ने जल्दी से दरख्त का एक पत्ता तोड़ा और चींटी के करीब पानी में फेंक दिया। दरख्त का पत्ता नदी के पानी पर तैरने लगा और चींटी कोशिश करके उस पत्ते पर सवार हो गई। कुछ देर बाद पत्ता पानी की सतह पर तैरता हुआ किनारे पर जा लगा और चींटी ने खुशकी पर उतरकर फाख्ता का शुक्रिया अदा किया। कुछ अरसा बाद फाख्ता एक दरख्त की शाख पर बैठी जंगल का नजारा कर रही थी कि एक शिकारी उस तरफ आ निकला। शिकारी ने जब फाख्ता को दरख्त पर बैठे देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने फाख्ता को शिकार करने का फैसला किया और जल्दी से अपनी बंदूक का रुख उसकी तरफ करके निशाना लेने लगा। इसी दौरान फाख्ता की नजर शिकारी पर पड़ गई। शिकारी की बंदूक का रुख अपनी जानिब देखकर फाख्ता के होश उड़ गए और उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। इत्तेफाक से चींटी भी उसी लम्हे खुराक की तलाश में उस तरफ आ निकली। जब उसने फाख्ता की जान खतरे में देखी तो सोचा कि एक रोज उसने मेरी जान बचाई थी, आज मैं फाख्ता की जान बचाकर उसके एहसान का बदला चुका सकती हूँ। ये सोचकर चींटी तेजी से आगे बढ़ी और शिकारी के पास जा पहुंची। फिर उससे पहले कि शिकारी अपनी बंदूक से गोली चलाता, चींटी ने जोर से उसके पांव पर काट दिया। चींटी के अचानक काटने से शिकारी को बहुत तकलीफ महसूस हुई, जिसके नतीजे में उसका हाथ हिल गया और निशाना चूक जाने से फाख्ता की जान बच गई। देखा प्यारे दोस्तों, नेकी कभी जाया नहीं जाती। कौवा और उकाब। प्यारे बच्चों, बहुत अरसा पहले जंगल में एक कौवा रहा करता था। उसे घूमने फिरने और नई नई जगह देखने का बहुत शौक था।
ایک دن کوا درخت کی شاخ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ آج جنگل کے کس حصے کی سیر کی جائے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا، کیونکہ جنگل کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ دیکھا ہو۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ آج جنگل سے نکل کر آبادی کی سیر کی جائے۔ یہ خیال آتے ہی کوے نے لمبی اڑان بھری اور بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچا۔ کافی دیر اڑتے رہنے کے باعث کوے کو سخت بھوک لگ گئی تھی۔ گاؤں میں پہنچ کر کوے نے کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر اسے اپنے مطلب کی کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کوے کو سخت مایوسی ہوئی اور اسے اپنا جنگل یاد آنے لگا، جہاں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کوا بھوک سے بے حال ہو چکا تھا۔ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اڑ کر واپس جنگل میں جا سکے۔ آخر تھک ہار کر وہ ایک سوکھے درخت کے تنے پہ جا بیٹھا۔ قریب ہی زمین پر بہت سی مرغیاں دانا چگ رہی تھیں۔ اچانک کوے نے دیکھا کہ ایک عقاب اڑتا ہوا آیا اور ایک چوزے کو پنجوں میں دبوچ کر واپس ہوا میں بلند ہو گیا۔ باقی مرغیوں نے عقاب کو دیکھ کر شور مچا دیا۔ مرغیوں کا مالک ان کا شور سن کر وہاں پہنچا تو عقاب چوزے کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر بہت دور جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر مرغیوں کا مالک بہت افسردہ ہوا۔ اس نے عقاب کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور ایک جگہ چھپ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ مالک نے سوچا کہ جیسے ہی عقاب دوبارہ کسی چوزے کا شکار کرنے آئے گا تو میں اسے مار دوں گا۔ ادھر کوے نے عقاب کو چوزے کا شکار کرتے دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہو کر سوچنے لگا کہ آج تو میں بھی کسی خوب موٹی مرغی کا شکار کروں گا۔ یہ فیصلہ کر کے کوا اپنی جگہ سے اڑا اور مرغیوں کے پاس جا پہنچا۔ اس نے عقاب کی طرح جھپٹ کر ایک موٹی مرغی کو اٹھانا چاہا، لیکن مرغی کا وزن کوے سے بھی زیادہ تھا، اس لیے کوا اسے اٹھانے کی کوشش میں خود بھی نیچے گر پڑا۔ مرغیوں کے مالک نے جب کوے کو مرغی پکڑتے دیکھا تو اس نے جلدی سے غلیل میں ایک نوکیلا پتھر رکھ کر کوے کی طرف اچھال دیا۔ پتھر کوے کے سر پہ جا لگا اور وہ چوٹ کھانے کے بعد زمین پر گرتے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا دوسروں کی نقل کرنے سے کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ چالاکی کی سزا۔ فضلو ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی آدمی تھا۔ صبح سویرے گاؤں کے قریب ہی واقع نمک کی کان میں چلا جاتا اور وہاں پہنچ کر دوپہر تک کان سے نمک نکالتا، پھر اسے اپنے پالتو گدھے پر لاد کر قریبی شہر میں جا کر فروخت کرتا تھا، اور یہی اس کی آمدنی کا ذریعہ تھا جس سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک دن فضلو نے کان سے کچھ زیادہ نمک جمع کر لیا اور اسے گدھے پر لاد کر شہر کی طرف چل پڑا۔ نمک کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے گدھے کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ فضلو گدھے کی تکلیف سے بے خبر جلدی شہر پہنچنے کی فکر میں اسے تیز تیز چلا رہا تھا، جبکہ گدھا اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے تھک کر بے حال ہو چکا تھا۔ رستے میں فضلو نے سوچا کہ آج گدھا بہت آہستہ چل رہا ہے، اس طرح تو شہر پہنچنے میں کافی وقت لگ جائے گا اور دیر ہونے کی صورت میں نمک بیچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اس راستے میں ایک ندی بھی تھی، لیکن ندی کے اوپر کوئی پل نہیں تھا۔ لوگوں کو ندی کے پار جانے کے لیے پانی میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ فضلو بھی ندی پار کرنے کے لیے گدھے کو لے کر پانی میں اترا۔ ابھی وہ دونوں چند قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک گدھے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی میں گر پڑا۔ جب تک فضلو نے اسے دوبارہ کھڑا کیا اتنی دیر میں کافی نمک پانی میں گھل کر ضائع ہو گیا تھا۔ ندی سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے اپنا سفر پھر سے شروع کیا تو گدھے کو نمک کا وزن بہت کم محسوس ہوا۔ اب وہ آسانی سے شہر میں پہنچ گیا۔ اس راستے سے فضلو بہت کم وقت میں شہر پہنچ گیا تھا، اس لیے دوسرے دن بھی فضلو نے شہر جانے کے لیے اسی راستے کا انتخاب کیا۔ جب فضلو گدھے کو لے کر ندی سے گزرنے لگا تو گدھا جان بوجھ کر پانی میں بیٹھ گیا۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے نمک بہہ گیا اور گدھے کے اوپر سے وزن کم ہو گیا۔ اب تو گدھا جان بوجھ کر پانی میں روز گرنے لگا۔ ایک دن فضلو بھی گدھے کی چالاکی سمجھ گیا۔ فضلو نے گدھے کو سبق سکھانے کے لیے اس پر نمک کے بجائے روئی لاد دی۔ اس مرتبہ جب گدھا ندی میں گرا تو روئی میں پانی جذب ہونے کی وجہ سے اس کا وزن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں گدھے کے لیے چلنا بہت مشکل ہو گیا۔
मगर जैसे उसकी रफ्तार कम होती तो फजलू उसको तेज चलने पर मजबूर कर देता। काफी देर बाद जब वो दोनों शहर में दाखिल हुए तो गधा बहुत थक चुका था और उसने आइंदा इस किस्म की चालाकी से तौबा कर ली थी। देखा दोस्तों, हमेशा एक ही तरकीब काम नहीं आती। अनोखी तरकीब। गांव के करीब ही बहुत से छोटे बड़े पहाड़ दूर तक फैले हुए थे। उन पहाड़ों के दरमियान एक नदी बहती थी। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज रहता था। गांव के लोगों को नदी के पार जाने की जरूरत कम ही पेश आती थी, इसलिए यहाँ पर कोई बड़ा पुल नहीं बनाया गया था, मगर थोड़ी बहुत आमदोरफ्त के लिए लकड़ी का छोटा सा पुल मौजूद था। उस पुल की चौड़ाई इतनी कम थी कि एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी उसके ऊपर से गुजर सकता था। इसलिए अगर नदी की दूसरी तरफ से किसी ने आना होता तो पहले शख्स को उसके गुजरने का इंतजार करना पड़ता था। इसी गांव में एक गरीब खानदान भी आबाद था। उन लोगों ने भेड़ बकरियां पाल रखी थी। वो भेड़ बकरियों का दूध और ऊन बेचकर गुजारा करते थे। भेड़ बकरियों को चराने के लिए मालिक उन्हें कितार बनाकर पुल की दूसरी जाने पहुंचा देता था और घास चराने के बाद उसी तरह वापस भी ले आता था। एक दिन एक बकरी बाकी रेवड़ से बिछड़कर नदी तक जा पहुंची। बकरी ने नदी की दूसरी तरफ जाने के लिए लकड़ी के पुल पर अभी थोड़ा सा फासला तय किया था कि दूसरी तरफ से एक गाय भी आ गई और बकरी को देखकर गुस्से से बोली, ए अहमक बकरी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना नुकसान उठाओगी। उसकी बात सुनकर बकरी ने जवाब दिया, इस पुल पर पहले मैं आई थी, तुम पीछे हटो और मुझे गुजरने दो। ये सुनकर गाय को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं कहती हूँ तुम पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें उठाकर नदी में फेंक दूंगी। बकरी ने सोचा, गाय मुझसे ज्यादा ताकतवर है, अगर इसने वाकई मुझे नदी में गिरा दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए कोई और हल सोचना चाहिए। फिर अचानक बकरी के ज़हन में एक तरकीब आई और उसने गाय को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छी गाय, खुद सोचो, अगर हम इस कमजोर पुल पर खड़े होकर लड़ेंगे तो ये टूट जाएगा और हम दोनों ही नदी में गिर जाएंगे, इसलिए हमें अपने मसले का आसान हल सोचना चाहिए। बकरी की बात सुनकर गाय ने जवाब दिया, इसका बेहतरीन हल यही है कि तुम जल्दी से वापस लौट जाओ और पहले मुझे गुजरने दो। बकरी बोली, नहीं, मेरे ज़हन में एक और तरकीब है। ऐसा करते हैं कि मैं इस पुल पर बैठ जाती हूँ और तुम छलांग लगाकर मेरे ऊपर से गुजर जाओ। इस तरह हम दोनों में से किसी को भी पीछे जाना नहीं पड़ेगा। गाय को बकरी की तजवीज़ पसंद आ गई। उसने बकरी से कहा, ठीक है, तुम पुल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से गुजर जाऊंगी। बकरी पुल पर बैठ गई और गाय ने उसके ऊपर से गुजरने के लिए लंबी छलांग लगाई। गाय के आगे वाले दोनों पांव लकड़ी के पुल पर ना रुक सके और वो फिसल कर नदी में जा गिरी। देखा दोस्तों, अकल बड़ी की भैंस। नाशुक्री की सजा। बहुत अरसा पहले घने जंगल में एक बारहसिंगा रहा करता था। एक दिन बारहसिंगा जंगल में हरी भरी घास चर रहा था। पेट भर जाने पर उसे प्यास महसूस हुई। उसी जंगल में शफाफ पानी की एक नदी बहती थी। बारहसिंगा प्यास बुझाने के लिए उस नदी के किनारे जा पहुंचा। जब उसने पानी पीने के लिए अपना मुंह नीचे झुकाया तो उसे नदी के शफाफ पानी में अपना अक्स नजर आया। अपना अक्स देखकर बारहसिंगा बहुत खुश हुआ। उसने अपने सर पर मजबूत और लंबे सींग देखकर सोचा कि इन सींगों की वजह से मेरी खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। उसके ज़हन में ख्याल आया कि मैं जंगल का सबसे हसीन जानवर हूँ और मेरे सर पर सींगों का ताज भी है, इसलिए जंगल का बादशाह शेर को नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। बारहसिंगा अपने अपने सींगों को देख ही रहा था कि उसकी नज़र अपनी पतली और कमज़ोर टांगों पर पड़ी। अपनी टांगों को देखकर बारहसिंगा एकदम अफसरदा हो गया और सोचने लगा, काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। कुछ देर अपनी टांगों को देखने के बाद बारहसिंगा अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो अपनी पतली टांगों को कोसता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। शेर को अपने ताकुब में देखकर बारहसिंगा जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागने लगा। बारहसिंगा अपनी दुबली पतली टांगों के साथ अपनी तेज रफ्तारी से भागकर शेर से बहुत आगे निकल गया। भागते भागते उसने मुड़कर अपने ताकुब में आने वाले शेर को देखने की कोशिश की तो उसके लंबे और खूबसूरत सींग एक दरख्त की झुकी हुई टहनियों में उलझ गए।
अचानक सींग फंस जाने पर बारहसिंगा बहुत परेशान हुआ। वो अपने सींग छुड़वाने के लिए सर को जोर जोर से झटकने लगा, लेकिन इस कोशिश में उसके सींग टहनियों में मजीद उलझ कर रह गए। अब उसे एहसास हुआ कि इन लंबे और खूबसूरत सींगों से उसकी दुबली पतली टांगें, जिनको वो कुछ देर पहले बदसूरत कह रहा था, ज्यादा बेहतर हैं। इन्हीं टांगों के सहारे अपनी जान बचाने के लिए वो अब तक भागता रहा है। बारहसिंगा खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था कि शेर उसके करीब आ पहुंचा और छलांग लगाकर उसकी गर्दन अपने नोकीले दांतों में दबोच ली और उसको मजे से खाने लगा। देखा दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी बनाई हुई कोई भी चीज़ बेफायदा नहीं होती।